हमारे खास प्रोग्राम में खास चर्चा लगातार जारी है अपने बेहद खास पैनल के साथ। ब्रेक पर जाने से पहले लगातार चर्चा हो रही थी गिरते हुए बयानबाजी की सतह पर, तो गिरते फिसलते जबानों बयान पर इस खास प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएं, चर्चाओं को आगे बढ़ाएं। अनुपमा जायसवाल यूपी की वजीर हैं, उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। निगहत अब्बास साहिबा मान नहीं रही थी कि उन्होंने ऐसे कुछ कहा है, वो आपको सुनवाते हैं जरा। कहा है पर मैं ये नहीं मान रही। जी सर। गुलाम तो एक साहब थे काशीराम जी, तो वो सर्ववासी हो गए, एक बीबी मायावती और बाकी सारे मंत्री विधायक सब गुलाम, सब नीचे बैठ जाओ कि भाई वो 4 बार की मुख्यमंत्री रही, अब नहीं समझती तो ना समझे। 4 साल में उत्तर प्रदेश को ठगा, तो ठगना ही जिसका चरित्र रहा, कहते हैं माया महाठगनी हम जानी। ऊंचे ऊंचे ठग जिनकी ऊंची ऊंची साख, उनसे भी माया तूने ठग लिए 50-50। निगहत अब्बास जी, अब आपने सुना क्या कहा अनुपमा जायसवाल ने। अब ये बताइए कि क्या एक खातून के, एक औरत के वकार पर ये चोट नहीं है क्या? देखिए, आपने क्योंकि सवाल रखा है तो कम से कम मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा कि मैं पूरी बात रख लूं। पहली बात तो जो उन्होंने बात बोली है, अगर हमारी पार्टी में से कोई भी ऐसा बयान देता है तो मैं उस पार्टी से आती हूं कि हम इतना दम रखते हैं कि ऑन टेलीविजन कहें कि हम निंदा करते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये क्यों बोला उन्होंने, आप देखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रही हूं, क्योंकि गुलाम वाली बात इसीलिए आ रही है क्योंकि मायावती जी के लिए बयान दिया जाता है। आजम खान जी खुद बोलते हैं, अभी 2-3 दिन पहले वायरल भी हुई थी वीडियो, कि मायावती जी के तो जूते साफ कराएंगे हम कलेक्टरों से, सरकारी अफसरों से। तो वो गुलाम बनाने की तो बात कर ही रहे हैं। तीसरी बात, अगर आप महिलाओं की बात कर रही हैं तो आ जाते हैं महिलाओं पर अब, कि आजम खान ने कितना निंदनीय बयान दिया था, और आज जो विरोध जता रहे हैं विजय कौशिक जी और सपा और बसपा, इन्होंने एक बार नहीं कहा कि हम खंडन करते हैं जो भी आजम खान ने कहा। मेरा मानना यह, मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि इससे कई ज्यादा निंदनीय आजम खान का वो बयान था, जो उन्हें कहते हुए शर्म नहीं आई, और माफ कीजिएगा मेरा जमीर गवारा नहीं करता, नहीं तो अभी आपके चैनल पे दोहरा देती मैं वो बात। नहीं, अच्छा ठीक है, जो अनुपमा जायसवाल ने कहा उस बयान का पिछला सिरा आपने पकड़ा। साहब और बीवी उन्होंने कहा उनके राजनीतिक गुरु थे काशीराम। नहीं तो क्या ये औरत के वकार पे उंगली नहीं है? गुलाम वाला पार्ट आपने बस पकड़ लिया। कहे तो हम कहते हैं हम निंदा करते हैं, मतलब कोई और कहता है तो उसको गलत करने दीजिए, लेकिन कोई और कहता है तो इसलिए हम कहेंगे। ये कहना देख रही है बीजेपी के चेहरे के माध्यम से। मैं बता रही हूँ और दोबारा दोहरा देती हूँ, कोई भी हमारी पार्टी में ऐसा बयान देता है तो उन्हें नहीं देना चाहिए, गलत बात है। मैंने पहली लाइन ही ऐसे शुरू करी थी। विजय जी, आप कुछ कह रहे हैं, निगहत अब्बास साहिबा जब कुछ कह रही हैं इस पर, पूरे मामले पर? मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि देखिए, हमारे देश को आज इस बात की जरूरत है कि महिलाओं का सम्मान हो और केवल जुबानी ना हो, इसके लिए कानून भी बने। अगर कोई, अब देखिए कितनी बुरी बात है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं कि काशीराम जी, जिनको वो गुरु मानती थी, जिनका जीवन उनके लिए समर्पित क्या आजम खान के बयान की घोर निंदा करते हैं आप? बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूं, आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जुमलेबाजी करते हैं, और आपकी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जी जो जुमलेबाजी करती हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की, महिलाओं की सुरक्षा की, जो हर छोटी-छोटी बात पर पीछे करती हैं, उन्होंने आकर एक भी बार भी खंडन क्यों नहीं करा इस बात का? आपकी आदत बन चुकी है डिबेट को खराब करने की। बोलिए विजय जी, ये गलत बात है, गलत बात है। मैं तो खुलेआम बोले आप। क्या करूं, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन सरासर आज देखिए मायावती जी के चरित्र को एकदम से कितना गंदा कर दिया गया है। उससे ज्यादा लेकर कानून बनना चाहिए, निश्चित तौर पर बनना चाहिए, कोई भी किसी पार्टी का हो। अगर महिलाओं के खिलाफ चरित्र आपने कराया प्रियंका, मुझे लगता है इस बहस का विजय, चलिए ठीक है विजय जी, एक सेकंड निकट जी रुक जाइए, निकट जी रुक जाइए। गुंडों ने मुझे परेशान कर रखा था, इसलिए मैं पार्टी छोड़ रही हूँ। कितना शर्मसार है, और आप में से किसी का बयान तब नहीं। लानत है भारतीय जनता पार्टी पर, जिसके राज्य से गुंडाई हो रही है। पार्टी से हो रही है प्रियंका चतुर्वेदी, तो आपकी पार्टी विजय जी भूल रहे हैं। विजय जी, आप आपकी पार्टी से आती हैं। विजय जी, आपकी पार्टी से प्रियंका चतुर्वेदी जी को किसी और से शिकायत नहीं थी, अपनी पार्टी के लोगों से शिकायत थी। उसी का जवाब दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर भाजपा की सरकार है और वो गुंडाई से परेशान है तो भाजपा के गुंडाई आपकी पार्टी से आएंगे। ये भी सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या बोल रहे, प्रियंका चतुर्वेदी प्रियंका चतुर्वेदी आपकी पार्टी से आती है, आप ही के पार्टी की। निकट जी, एक सेकंड, निकट जी, हम कोई डिबेट नहीं कर पाएंगे ऐसे। निकट जी, हम कोई डिबेट नहीं कर पाएंगे ऐसे। निकट साहिबा, कोई डिबेट नहीं होगी ऐसे। एक मिनट,
बोलिए विजय जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए प्रियंका चतुर्वेदी जी ने किसी समय में शिवसेना को गुंडों की पार्टी कहा था, आज उसी पार्टी में चली गई, जबकि कांग्रेस ने उनको मान दिया, सम्मान दिया, सबसे ऊंचे ओहदे पर उनको पार्टी में बिठाया, उनको कोई कमी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन भाजपा जो जुमलों की राजनीति करती है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं पर डोरे डालकर, उन्हें प्रलोभन देकर, उन्हें तो गई तो शिवसेना में, वो गई तो बीजेपी में नहीं है, गई तो बीजेपी में नहीं है विजय जी। भाजपा का सहयोगी दल है, शिवसेना के सहयोग से भाजपा, शिवसेना ने भी बीजेपी के लिए कब कब क्या क्या कहा वो भी आपको बता देंगे। ऋषि जी आप बोलिए, फिर हम आपके सदर राहुल गांधी का भी बयान सुन लेंगे। विजय जी, निका जी एक मिनट, निका जी मुझे बात करने दीजिए। निका जी, ऋषि जी आप बोलिए, उसके बाद हम सुनवाएंगे आप लोगों को कि राहुल गांधी ने क्या कहा। विजय जी एक सेकंड, विजय जी मुमताज जी देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के द्वारा इस प्रकार की बयानबाजी होती है। क्या नंबर 1 क्वेश्चन है, कार्रवाई होती है या नहीं होती है? कार्रवाई बिल्कुल नहीं होती है। एक सिंपल सा फॉर्मूला बना लिया है कि पार्टी का ये बयान नहीं है। जहां तक विजय जी का पार्टी का सवाल है, तो दिग्विजय सिंह इनके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने एक महिला अपनी ही पार्टी की महिला नेत्री के लिए टंच माल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किए थे। क्या सोनिया गांधी उस समय एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष थी पार्टी की, क्या दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई हुआ? एक सिंपल सा नोटिस भी नहीं दिया गया। तो इस प्रकार एक मिनट, संजय निरुपम ने स्मृति ईरानी के लिए लाइव डिबेट में जिस प्रकार से बयानबाजी किए थे कि तुम किस प्रकार से राजनीति में आई हो मैं जानता हूं, तो क्या कार्रवाई होती है पॉलिटिकल पार्टी पे? मैं हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए कहता हूं कि इस प्रकार के जब बिलो द बेल्ट बयानबाजी होती है तो पार्टी पल्ला झाड़ देती है कि ये उनका निजी बयान। विजय जी एक साथ जवाब दे दीजिएगा। ये भी सुन लेते हैं इस बीच कि कांग्रेस सदस्य राहुल गांधी ने क्या कहा। मैं हर रोज चैलेंज कर रहा हूं और मैं फिर से चैलेंज करता हूं। नरेंद्र मोदी जी, सुप्रीम कोर्ट ने आपके बारे में कहा है कि आपने भ्रष्टाचार किया है, आपने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दिए। आइए मेरे सामने आइए, मिलकर हम भ्रष्टाचार पे देश के सामने डिस्कशन। मैं हर रोज चैलेंज कर रहा हूं और मैं फिर से चैलेंज करता हूं। नरेंद्र मोदी जी, सुप्रीम कोर्ट ने आपके बारे में कहा है कि आपने भ्रष्टाचार किया है, आपने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दिए। आइए मेरे सामने आइए, मिलकर हम भ्रष्टाचार पे देश के सामने डिस्कशन। विजय जी, जब मालूम है कि इन बयानात से नुकसान पहुंचने वाला है, तो सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर इतना बड़ा झूठ बोलना, इसे जस्टिफाई करेंगे क्या आप? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि राहुल गांधी जी से अगर कहीं गलती हुई तो उन्होंने स्वीकार की पूरे देश के सामने, ये उनकी महानता है। दूसरी बात, उन्होंने इस संदर्भ में ये बयान दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने उन सबूतों को मान लिया, वो केस में सुने जाएंगे जिनके आधार पर यह साबित होगा कि चौकीदार ने चोरी की है। साधारण सी बात है, तो इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कब कहा कि हाँ चौकीदार चोर है? ये अदालतें उस्मा मानती है, हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता है। कार्रवाई हुई नई पार्टी के नेता के लिए टंच माल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना। मुमताज जी, आप एक महिला है, टंच माल क्या एक महिला के लिए कहना क्या सही है? अभी देखिए, आज हम सत्ता में नहीं है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कांग्रेस सत्ता में आते ही सबसे पहले महिलाओं के हित में एक कानून बनाएगी। 55 साल से तो करा नहीं भाई, 55 साल कम पड़ गए थे कानून बनाने के लिए, जो अभी करोगे। आप भी बोल लीजिए, तो आप बता दीजिए। आपकी सरकार ने 5 साल में क्या किया? आप जवाब नहीं दे पाते। अच्छी बात नहीं है, पूरा देश देख रहा है। हम तो दावे के साथ कह रहे हैं कानून बनाएंगे। एक मिनट, जवाब मांग रही है, 55 साल में नहीं करा। महिलाओं की इज्जत खराब होती है। आपने विजय जी कितने महिला को टिकट दिया इस बार लोकसभा में? आप बताएंगे, कुछ आंकड़ा है आपके पास? कितनी महिलाओं को टिकट दिया है? हम जो कानून लेकर आने वाले हैं, मैं सिंपल सवाल आने वाले टाइम में हम 50 भाजपा ने शिवाजी सरकार के पास आना मुझे। शिवाजी सरकार एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करना सियासत का सबसे बड़ा उसूल है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम यहाँ भी घंटों ये डिबेट, ये बहस, ये मुबाहिसा करते रहेंगे, तब भी उसका कोई हल निकलने वाला नहीं है। लेकिन आज के वक्त में जो मैसेज हमारे सियासतदानों की जानिब से पूरी दुनिया को दिया जा रहा है, वो कितना गलत है, उसको कितनी संजीदगी से समझने की जरूरत है। हर एक सियासी जमात को, हर पॉलिटिकल पार्टी को। नहीं, बिल्कुल हर एक को समझने की जरूरत है कि बयान कैसे दिए जाने चाहिए, खास करके जब जनता के बीच में जाते हैं किस तरह से बातें करनी चाहिए। पर उसमें मेरे ख्याल में 2 चीज़ें हैं। तो अल्फाज का किस तरह से इस्तेमाल होता है। पहले एक चीज़ होती थी, देखिए अखबारों में जब बयान जाते थे तो बयान की स्क्रूटनी होती थी, उसकी एडिटिंग होती थी। कई बयान जिस तरह के होते थे पूरे नहीं छापे जाते थे।
अब जो है मीडिया का स्वरूप काफ़ी बदला हुआ है और उसमें लगता है लोगों को कि हम इस तरह के बयान देंगे, जो होना होगा वो तो बाद में होगा, हमारी जो पहुंच तब तक तो हो ही जाएगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में पूरी मीडिया को भी सोचना पड़ेगा कि ऐसे बयानों को क्या हम इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे या नहीं बढ़ाते रहेंगे। मीडिया को भी एक डिबेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मीडिया जो है, देखिए मीडिया को जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है, चाहे चुनाव हो चाहे भी कोई भी क्रिटिकल इशू, मीडिया को एक व्हीकल की तरह इस्तेमाल किया जाता है और मीडिया के जरिए कई बार ऐसी चीजें पहुंचाई जाती है जो सामान्य रूप से नहीं पहुंचाना चाहिए। तो मीडिया की भी अपनी चीज है। देखिए अभी निखत जी कह रही थी उनके बयान के बारे में, प्रज्ञा ठाकुर जी के, बहुत अच्छा बयान है, ठीक है, उनके कमिटमेंट है अपनी जगह, उसमें भी मुझे कोई इतराज नहीं है। पर हिस्टोरिकली अगर हम देखें, मैं किसी के नाम से नहीं कह रहा हूँ, किसी व्यक्ति के उसमें नहीं कह रहा हूँ, कि कोई बहुत छोटा बच्चा अगर होगा तो क्या इस तरह का कोई भी वायलेंट न भी कहे इंटेंस एक्शन कर सकता है? तो मीडिया ने भी इसको कहीं एनालाइज नहीं किया, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इसको एनालाइज नहीं किया, सबने उसकी निंदा करनी शुरू कर दी। पर उसके अगर जो बेसिक्स पे अगर हम जाते हैं तो हम पाते हैं कि कोई छोटा बच्चा जो है कोई इस तरह का इंटेंस एक्शन कहीं कर नहीं सकता है। तो इस तरह की बयानबाजी जब हो रही है और कोई इस तरह से कह रहा है, तो मेरे ख्याल में जनता को भी ये समझने, क्योंकि जनता को देखिए हर व्यक्ति के बारे में नहीं मालूम होता है कौन क्या है, कहाँ रहा है और कितना बड़ा या कितना छोटा कब रहा है। तो ये चीजें मीडिया ने नहीं बताया उनको। तो मीडिया की भी कहीं ना इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन का कोड जो है एक वेग कोड है, बयानबाजी के बारे में कोई कोड नहीं है। कई बार हम कहते हैं एक्शन लेना है, एक्शन लीजिए, पर इलेक्शन कमीशन जो क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह जब एक्शन लेती है तो उसका बहुत सारी चीजें अपनी सुरक्षा में भी सोचना पड़ता है और इसलिए जो एक्शंस जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं वेग हो जाते हैं या बहुत लिमिटेड हो सकते हैं, क्योंकि चुनाव का दौर बहुत छोटा होता है। उसके बीच में जब तक एक कोडिफिकेशन नहीं होगा तब तक इन चीजों पर इलेक्शन कमीशन भी एक्शन नहीं ले सकता। दूसरी चीज, मैं ये भी नहीं मानता कि इलेक्शन कमीशन का जो कोड है वो इतना सख्त होना चाहिए कि जुबानी बंद हो जाए लोगों की, वो भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सोच के इन चीजों पर बैठ के तय करना चाहिए कि वो क्या बोले, क्या नहीं बोले और किस हद तक बोले। और इलेक्शन कमीशन को भी सोचना पड़ेगा कि क्या उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो 3 इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनमें सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो या तो बहुत चढ़ के काम करते हैं या बहुत डर के काम करते हैं। तो उसमें एक पॉलिटिकल पर्सन होना चाहिए और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हो सकता है। और पॉलिटिकल पार्टी जब कहीं पंच की जगह पे बैठते हैं वो निश्चित रूप से ही मैंने देखा है वो सही ढंग से काम करते हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन का स्वरूप भी कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है। मीडिया को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अपने आप में बात करने की जरूरत है और मीडिया के लिए निश्चित रूप से प्रॉपर रेगुलेटर की भी जरूरत। और जिस तरह के बयान हो रहे हैं चारों तरफ से, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उससे हमें एक चीज और लगता है कि पिछले 70 सालों में कि हमारे जो शिक्षा का जो लेवल है कि वो घटता जा रहा है क्या? क्योंकि हम जो बातें सीखते हैं स्कूल कॉलेजों में सीखते हैं और स्कूल कॉलेजों में क्या उस तरह की बातें नहीं हो रही है कि हमें एक सभ्य समाज में जाके किस तरह से बात करनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में एक सोशल क्राइसिस भी कहीं ना कहीं इसमें दिखता है। शिवाजी, बिल्कुल ये मीडिया ने ही ये तमाम चीजें अब फिलहाल साध्वी प्रज्ञा के बयान के बाद सामने रखी हैं कि 2 जगह 2 एफिडेविट उनके उम्र के लिहाज से पेश किए गए साध्वी प्रज्ञा की जानिब से। 2016 में जब जमानत के लिए अर्जी उन्होंने लगाई थी तब उस वक्त उनकी उम्र 44 साल थी। अब जब इलेक्शन के लिए हलफनामा दायर किया तो 1988 में पैदाइश उनकी, उस लिहाज से वो 92 में जब विवादित मुतनाज़ा ढांचा तोड़ा गया तो वो महज 4.5 या 5 साल की रही होंगी। बहरहाल ये एक अलग बहस का एक मुद्दा है। निकत साहिबा, आपके जिन नेताओं ने आपकी मुश्किलें लगातार बढ़ाई है पिछले 5 सालों में भी, साक्षी महाराज उनमें से एक हैं, फिर से उनको उम्मीदवार आपने बनाया है, फिर से अब एक मुतनाज़ा बयान, फिर से एक विवादित बयान उन्होंने दे दिया है। राहुल और प्रियंका का मवाजना, उनका कंपैरिजन उन्होंने रावण और उनकी बहन और कंस और उनकी बहन से कर दिया है। क्यों नहीं कांग्रेस प्रियंका गांधी को इंतखाबी मैदान में उतार सकती? देखिए, उतारने से हमें कोई उससे आपत्ति नहीं है और हो भी नहीं सकती। बस कहने का मतलब यही है कि क्यों प्रियंका गांधी वाड्रा जी के बारे में बातें हो रही हैं, वो इसलिए क्योंकि आप देखिए मुमताज जी वो एक अवतार हैं
चुनाव के समय अवतार की तरह आ जाती है और फिर चुटकी बजा के वो गायब हो जाती हैं। तो इसलिए उनके बारे में बातें की जा रही हैं और हमेशा हमें याद रखना, और जनता ये समझ चुकी है कि उनकी लोकप्रियता सिर्फ और सिर्फ इसलिए है जनता के बीच में क्योंकि उनका चेहरा थोड़ा बहुत इंदिरा गांधी जी की तरह मिलता है, जिनका हम बहुत आदर और सम्मान करते हैं। मेरा सवाल ये नहीं है निकत अब्बास साहिबा, मेरा सवाल ये है कि साक्षी महाराज ने ये कहा कि जैसे रावण ने अपनी बहन का सहारा लिया वैसे कंस ने अपनी बहन का सहारा लिया, वो दोनों भी बर्बाद हुए, वैसे राहुल अपनी बहन का सहारा ले रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी उनको बनाया पार्टी ने, इसमें मतलब क्यों नहीं वो सहारा बन सकती पार्टी का? एक खातून एक महिला है, इसलिए क्या? देखिए बन सकती हैं, एकदम बन सकती हैं, पर आप देखिए प्रोटोकॉल फॉलो हुआ क्या? जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एकदम से राहुल गांधी जी को उस कुर्सी पे बिठा दिया गया, जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा जी को एकदम महासचिव की कुर्सी पर बिठा दिया गया। आप देखिए वो कहां से आते हैं, वहां से आते हैं जब सवेरे सवेरे उठते हैं ना तो एक कप में चाय, कॉफी, जूस, पानी, दूध सब रखा होता है। उन्होंने गरीबी कभी देखी नहीं, उन्होंने पॉलिटिक्स कभी सीखी नहीं। मैं चैलेंज करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से ही कि राहुल गांधी जी को या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा जी को हमारे बीजेपी के किसी आम कार्यकर्ता के सामने आप खड़े कर दीजिए। फिर से भटका रही हैं, फिर से भटका रही हैं, मैं सही बात बता रही हूं। फिर से आप कंफ्यूज कर रही हैं। होता है ना, क्या होता है कि अगर उन्होंने पार्टी में वो आई हैं तो साफ सीधी सी बात है वो इसलिए आई हैं क्योंकि सभी को मालूम पड़ चुका है कि अब राहुल गांधी जी नहीं कर पा रहे हैं, उनसे पॉलिटिक्स नहीं हो पा रही। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप देखिए इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं कि राहुल गांधी जी को धक्का मारा जा रहा है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट होता तो वो इस तरह के उलझुल बयान नहीं देते। आप मैंने वही आपको मैं दोबारा दोहराऊंगी उस बात को कि जो व्यक्ति पीएम के कैंडिडेट हैं, जो व्यक्ति अपने आप को कहते हैं हम तो पीएम प्रधानमंत्री बनेंगे, वो इस तरह की टिप्पणी दे रहे कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने गलत ठहरा दिया। उन्होंने बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मोदी जी पर भ्रष्टाचार का आरोप है, भ्रष्टाचार। वो बात हो गई निकट जी, वो बात हो गई। मैं वही तो कह रही हूं, मैंने जो सवाल पूछा निकट अब्बास जी से, हार को इस तरह से भी आना चाह रही है, कर दिया जाता है। लेकर आए हैं और वो सहारा, मतलब आप ये मानने को तैयार नहीं कि साक्षी महाराज आपकी मुश्किलें फिर से बढ़ा रहे हैं? देखिए मुश्किलें बढ़ाने वाली कोई बात नहीं, कहने का लहजा उनका शायद अलग हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो बात कहना चाहा, जो उनका मैसेज है वो एकदम ऋषि जी बोले। देखिए मुमताज जी बिल्कुल आपके बात से सहमत हैं कि ऐसे बीजेपी में कुछ ऐसे नेता हैं जो बीजेपी को ही संकट में डाल देते हैं, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, साक्षी महाराज हो, और प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी जी अपील कर चुके हैं ऐसे नेताओं से कि ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए। लेकिन पता नहीं इन नेताओं पे माननीय प्रधानमंत्री का या राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का प्रभाव क्यों नहीं है, ये पता नहीं है। और फिर ऐसे नेताओं को पुरस्कृत भी कर दी जाती है टिकट देके। तो बीजेपी को भी ऐसे नेताओं के बयानबाजी से बचना चाहिए और पार्टी को कहीं ना कहीं इन लोग खुद संकट में डाल देते हैं, ऐसे किसी को सुपनेखा कह के या किसी को महिला का अपमान करके। लेकिन विपक्ष भी आप देखिए कि मुद्दा खुद बैठे बैठाए बीजेपी को दे देती है। चाहे 2014 में मणिशंकर अय्यर ने एआईसीसी अधिवेशन में क्या कहा आपको मालूम होगा कि यहाँ हम जो है नरेंद्र मोदी को चाय दुकान खुलवा सकते हैं, जगह दे सकते हैं। वो कितना बड़ा मुद्दा बना और कितना बड़ा कांग्रेस को घाटा हुआ आपको मालूम है। कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई। तो ऐसे बयानबाजी हर तरफ से होती है और इस ऐसे बयानबाजी को खासकर बीजेपी भुना भी जाती है। कांग्रेस भुना नहीं पाती है लेकिन बीजेपी भुना पाती है। आप देखिए चाय वाला कितना बड़ा मुद्दा हो गया, या सोनिया गांधी जब गुजरात में प्रचार कर रही थी मौत का सौदागर कितना बड़ा मुद्दा हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने उसको कैसे भुनाया ये आप जानती हैं, और कैसे गुजरात में बड़ा लीडर के रूप में नरेंद्र मोदी उभरे। तो कहीं ना कहीं बयानबाजी तो हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से होती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी भी इस पे सिर्फ कार्रवाई नहीं करके ये निजी बयान करके अलग हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हर पॉलिटिकल पार्टी को, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ऐसे नेताओं के बयानबाजी पे रोक लगाना चाहिए। विजय जी देखिए, भाजपा की नीति शुरू से स्पष्ट रही है, बगल में छुरी मुंह में राम राम। जब लोग रोटी मांगते हैं तो ये राम मंदिर की बात करने लगते हैं। राम मंदिर के नाम पर आज तक जो हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ वो कहाँ है, कैसे है, उसकी कोई आज तक हिसाब किताब नहीं है। जो नोटबंदी घोटाला, भाई साहब सुनिए, आपने अपनी बात रख दी, ठीक है, आप परेशान नहीं हो आप भाजपा के एजेंट बनकर काम मत कीजिए। अगर आप पत्रकारों को ऐसे ही नहीं लगते हैं, देखिए आपका काम है निष्पक्षता। आपने कहा कि भाजपा इस तरह की बयानबाजियों को कैश करती है, तो आपने मान लिया कि भाजपा बयानबाजियों को कैश करने में माहिर है। सिद्धू पे क्या कार्रवाई किया, काम नहीं करती भाजपा। सिद्धू ने क्या कहा, नमामि गंगे योजना फेल हो चुकी है, दिग्विजय सिंह नोटबंदी फेल हो चुकी है, रोजगार क्या कार्रवाई किया, आपने स्टार प्रचारक बना दिया।
क्योंकि जिस प्रकार से बयानबाजी की है, चाहे पाकिस्तान जीवे जीवे इमरान खान सिद्धू जी का बयान मोदी जी कभी अपने आप को तेली कहते आपके हैं, पक्ष में बोलूं तो अच्छे पत्रकार आपसे सवाल करूं तो मैं बीजेपी का एजेंट हो गया। अरे भैया, प्रधानमंत्री पद की मर्यादा का कुछ तो पालन कीजिए। अपने आप को राम कहते हैं और धर्मपत्नी को वनवास दे देते हैं। क्या सीखा आपने रामायण से? कुछ अच्छी बातें तो सीख लीजिए। सिद्धू पे कार्रवाई कीजिए ना, सबसे अच्छा बयानबाजी सिद्धू पे कार्रवाई क्यों नहीं की है? धर्म में लिखी हुई है, बता दीजिए। उसका जवाब अब नहीं आपको हिंदू देंगे धर्म ना, के बारे में दिग्विजय जी मालूम पर नहीं है, करेंगे कार्रवाई। जो प्रियंका चतुर्वेदी जी के लिए उन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश करी थी, वो भी कार्रवाई नहीं करी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कहने पर उनको वापस ले आए पार्टी में। बेचारे प्रियंका जी को छोड़नी पड़ गई पार्टी। नहीं आप जमीनी मुद्दों की बात करते, क्यों नहीं आप रोटी की बात करते, क्यों नहीं आप रोजगार की बात करते, क्यों नहीं आप कानून व्यवस्था की बात करते? आज आर्थिक अपराधों के शिकार हो रहे पंजाब में क्या सारी दिक्कतें तो 2014 से शुरू हुई हैं। पंजाब में किसानों का क्या पोजीशन मालूम है? मुद्दों पे हम बात ही नहीं पंजाब और कर्नाटक में क्या पोजीशन है किसानों का? बयानबाजी ये भाजपा की देन है, भाजपा से शुरू हुई है और कांग्रेस से 55 साल इंतजार कर रहे थे, बयानबाजी हमने दे दी। इक़्तिदार में तो आप सालों से आप सब चीजों पर रोक लगाएंगे निश्चित तौर से। कांग्रेस अभी तक कितनी बार आपने अपने नेताओं के बयान की मजम्मत की है, निंदा की है? बताइए। कार्रवाई छोड़िए, निंदा ही कितनों की है? आपको मालूम है मणिशंकर अय्यर जी को कांग्रेस पार्टी से नोटिस दिया गया था, फिर वापस भी ले लिया। वापस भी तो ले लिया। अरे इंसान गलती मान ले और ये कहे कि मैं आगे से नहीं करूंगा, वापस लेना अपराध है क्या? इन्होंने कितना नोटिस दे दिए? ये साक्षी महाराज तो आम पब्लिक को जाकर धमकाते हैं कि तुम्हारे अपने पाप दे जाओ। एकजुट होकर वोट दे कांग्रेस पार्टी को। सिद्धू जी के इस बयान को खंडन कर। ये तो अभी मेनका गांधी ने भी कहा, निकट अब्बास काम कोई नहीं है। ये तो अभी मेनका गांधी ने भी कहा, उन्होंने ये भी कहा कि काम मांगना होगा तो फिर कहां से काम मिलेगा? 48 घंटों के लिए आपने बैन, उनके बेटे ने भी पोलराइज करने की कोशिश की। अगर मायावती ने की तो उन्होंने भी की। इन्होंने कहा एक दफा करा, उन्होंने गलती, उनको गलती की सजा मिल गई, उन्होंने निभाई भी उस गलती की सजा को। पर ये क्या कर रहे हैं विद इन दी पार्टी? ये जो सिद्धू जी एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बार पाकिस्तान के हित में बात करते हैं। जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे मेरा यार इमरान खान। उस बयान का क्या हुआ? पार्टी ने जो ट्रेनिंग देकर भेजा है उसका नहीं है। भाजपा ने जो ट्रेनिंग दी फिर शिवाजी आज भाजपा के मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस के जो नेता विजय जी हैं, ये जिस प्रकार से पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, आप देखिए संदीप दीक्षित ने सेना अध्यक्ष के लिए क्या कहा था। क्या पार्टी पे कार्रवाई हुई? पार्टी ने कार्रवाई की। ठीक है, बीजेपी के बयानबाजी बीजेपी कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन आप बीजेपी से अलग कैसे हैं? दिग्विजय सिंह ने अपनी महिला नेत्री को टच मार कर आपने कार्रवाई की। सिद्धू ने कहा मुसलमान एक हो जाओ, कार्रवाई की। आपकी ही पार्टी तो वही है कि यदि पार्टी के नेता गलत बयानबाजी करते हैं तो आप भी तो कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आप बीजेपी से अलग कैसे हैं? बताया ना, एक मिनट, उन्होंने अपनी एक योजना का खुलासा किया ना, किस तरह से सेना अध्यक्ष को सड़क के गुंडा कहते हैं। सरकार आप बताइए, अगर तमाम सियासी जमातें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज संजीदगी से इस तरह के हल्के बयानों को लेने लग जाएं, कार्रवाइयां करने लग जाएं अपने उन नेताओं पर जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, तो किसी हद तक कुछ रोक लगेगी इन पर? नहीं, रोक तो तभी लगेगी जब पॉलिटिकल कॉन्शियस होगा। मैं वही कह रही हूँ। और पॉलिटिकल कॉन्शियस इन बातों पे होप नहीं पाती है। बंगाल में ममता बनर्जी जिस प्रकार के बयान करती हैं, तो या और भी प्रदेशों में इस तरह के बयान लगातार हो रहे हैं किसी न किसी तरह से। असम में चले जाइए, वहाँ भी एनआरसी को लेकर तमाम तरह के बयान हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जैसा कि अभी कहा जा रहा था, कि उनके ऊपर संयमित कैसे किया जाए। देखिए, पहले कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता था। कोड ऑफ कंडक्ट किसने बनाया? इलेक्शन कमीशन की तरफ से दबाव जरूर रहा सेशन के ज़माने में, पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिलकर उसको एग्री किया, उसमें संशोधन किए और उसको लागू करवाया। इसीलिए ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ बैठ के करना होगा। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ चुनाव के वक्त जिस तरह से जितना अलग दिखती हैं, शायद उतने अलग भी नहीं होती हैं, पर चुनाव के वक्त हर कोई चाहता है कि एक दूसरे पे स्कोर करे, तभी उनको जो सरकार बनने की प्रक्रिया है, शायद लगता है उनको कि उसी तरह से उनको वोट मिल सकता है। उससे वोट मिलता है कि नहीं मिलता है, ये एक अलग अध्ययन का विषय है, वो अलग तरह से स्टडी करने की बात है। पर जिस तरह से किया जाता है, उससे निश्चित रूप से एक चीज होता ही है कि लोगों के बीच में जो है, चाय की दुकानों पर इन बातों पे चर्चा तो होती ही है, बातें होती हैं, और वो जो बातें होती हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डिबेट की जो शुरुआत वहाँ से होती है। और अगर सोशल डिफ्यूजन की बात करें, सोशल डिवीजन की बात करें, वहाँ भी उसी से होता है।
तो ये कई चीजें जो है हमें सोचना पड़ेगा कि आज भी जो हम बातें बार बार करते हैं, एक दूसरे के ऊपर बात करते हैं, और आज भी दोनों ही तरफ से, विपक्ष हो या सरकार की तरफ से हो, जो 1947 का सबसे दुखदाई पार्टीशन की बात जब की जाती है, जो एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट है, उससे आगे कोई नहीं बढ़ना चाहता है। दोनों को ही लगता है कि इसके बारे में हम बातें करते रहेंगे, एक दूसरे पे चीटाकशी करते रहेंगे, हमारे वोट जो है, वोट बैंक बढ़ेगा, वो कंसोलिडेट होगा, और हमारे वोट एक साथ बढ़ेंगे तो हमें फायदा होगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, मुझे लगता है कि पार्टीशन पर इस चुनाव के बाद, पार्टीशन वॉज अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट, वॉज अ डिजास्टरस एक्सपेरिमेंट। इस पर जो है हमें खुल के बात करने की जरूरत है और पूरे समाज को नए तरीके से सोचने को मजबूर करना चाहिए। ऋषि जी, हमारे साथ बीजेपी के तर्जुमान हैं निकत अब्बास साहिबा थी, हमारे साथ विजय जी कांग्रेस के तर्जुमान। समाजवादी पार्टी को इस पूरे मामले में नजरअंदाज हरगिज नहीं किया जा सकता। कभी आजम खान कुछ कह देते हैं, कभी उनके बेटे अब्दुल्ला कुछ कह देते हैं। ये जो लेवल लगातार गिरता जा रहा है, इसमें एक चीज कि सोशल मीडिया ने एक बड़ा रोल इस किस्म का अदा किया है कि इधर कुछ निकला नहीं कि उधर वायरल हुआ नहीं। तो ये तमाम चीजें मिलकर इस पूरे सिनेरियो को खराब करने के लिए जिम्मेदार है। एक छोटी सी चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा मुमताज जी। सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है सिर्फ वही बयान नहीं जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर वो भी जा रहा है जो नहीं, फैब्रिकेटेड बयान जा रहे हैं, फैब्रिकेटेड स्टेटमेंट्स जा रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर हमारे कहीं तरह से कोई रोक नहीं है, तो ये भी एक खतरनाक चीज है। ऋषि जी देखिए, सोशल मीडिया का दो एस्पेक्ट है, पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि आप सोशल मीडिया के आने से आम लोग भी एक मीडिया से जुड़ा हुआ होता है, और आम लोगों का भी हक होता है कि आप अपनी राय कुछ रख सके। नेगेटिव एस्पेक्ट, सरकार साहब के बात से सहमत हैं कि बहुत से जो वीडियो या बहुत से न्यूज को जो तोड़ मरोड़ के तथ्य से बिल्कुल परे उसको लोड किया जाता है और लोगों के बीच में वायरल किया जाता है। इससे लोगों के बीच में एक कंफ्यूजन से पैदा होता है कि वो न्यूज सही है या गलत है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और नेगेटिव एस्पेक्ट है। जहां तक आजम खान की बात आपने की है और आजम खान के बेटे की अब्दुल्ला की बात किया है आपने, आजम खान का बयान तो बिल्कुल बिलो द बेल्ट उन्होंने जो जया पर्दा के लिए इस्तेमाल किया था, और चुनाव आयोग उस पर एक्शन भी ली, 2 दिन के लिए उनको प्रतिबंध भी किया गया था। लेकिन मैं चुनाव आयोग के रोल पे भी थोड़ा मैं ये है कि चुनाव आयोग को टीएन सेशन वाला चुनाव आयोग होना चाहिए। जिस टीएन सेशन ने इलेक्शन कैसे होता है पॉलिटिकल पार्टी को सिखा दिया था कि यदि आप कुछ भी गलत करेंगे तो आप पे हमारी पैनी नजर है और आप पे सख्त कार्रवाई होगा। तो टीएन सेशन वाला यदि मुमताज जी आ जाए तो मैं समझता हूं इन नेताओं की बयानबाजी से कम हम लोगों को नहीं मिलेगा, इस प्रकार के बयानबाजी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको डर होगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानान का, आप जुड़े हमारे इस खास पैनल में। तमाम चर्चाओं में तफसील से आपने बारीकी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसमें कोई शुबा नहीं है कि आज के वक्त में सियासी तौर पर बयानबाजियां लगातार हल्की होती जा रही हैं, और शायद इन्हीं तमाम चीज़ों का अंदाज़ा लगाते हुए मुनव्वर राणा साहब ने लिख दिया था, और उम्मीद करेंगे कि उन्होंने जो लिखा वो जल्द बदले, ऐसे हालात जल्द पैदा हों कि जिन्होंने लिखा सियासत के सिनारियों के लिए वो जल्द बदले। उन्होंने लिखा था कि सियासत से अदब की दोस्ती बेमेल लगती है, कभी देखा है पत्थर से भी कोई बेल लगती है, गलत बाजार की जानिब चले आए हैं शायद, चलो संसद में चलते हैं, सुना है वहां भी सेल लगती है। इसी के साथ इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।